प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपसे मैं समझना चाहूंगी, ओआईसी की बैठक बुलाई है ईरान ने, इमरजेंसी बैठक। क्या लगता है आपको सऊदी के रुख को लेकर, सऊदी अरेबिया से लेकर जो तमाम ऐसे ओआईसी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उनके रुख को लेकर क्या आपको रुख समझ में आ रहा है? लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि यूरोपियन यूनियन की कल बड़ी बैठक होने वाली है। इजराइल के ही मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन देशों के विदेश मंत्री बैठक करेंगे और वो ये तय करेंगे इस बड़ी बैठक में कि क्या रुख अपनाना है। ये तो तय है कि एक बार फिर नए सिरे से, जैसा शम्बर जहां साहब आपने बताया, फोरफ्रंट में ऐसे मुद्दे को जो कई सालों से, दशकों से चल रहा था, उस मुद्दे को फोरफ्रंट में हमास ने इस आतंकी हमले के साथ किया है। इजराइल ने इतना बड़ा आतंकी हमला एक साथ चारों तरफ से, इतने सारे रॉकेट अटैक्स एक साथ कभी नहीं देखे थे। इतनी बड़ी चुनौती इजराइल के सामने कभी नहीं आई थी। बहुत एक तरह से वो वल्नरेबल दिखा। एक वक्त पर ऐसा लगा कि उसकी जो खुफिया एजेंसी सबसे ताकतवर विश्व में मानी जाती थी, वो कैसे फेल हो गई रीड करने में सिचुएशन को। लेकिन मिस्टर आसिफ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, ओआईसी कंट्रीज का मौजूदा रुख और ईरान की जो ये लॉबिंग की कोशिश है ओआईसी कंट्रीज को कि उसको हम इजराइल के खिलाफ करें, उसमें क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखें अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी के मौजूदा हालात में जो दुनिया की हालत चल रही है, खासतौर से कोरोना के बाद, और जब यूक्रेन और रशिया के हालात, फूड शॉर्टेजेस, कितनी परेशानी आई। वैसे में अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और अगर किसी, जैसे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा कि वी आर इन वॉर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो दुनिया में जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फर्ज भी बनता है और वो कोशिशें भी वैसे ही होंगी कि किसी भी तरीके से डी एस्केलेशन की तरफ ये जाए और किसी भी तरीके से को एग्जिस्टेंस की बात हो। और पीस जो होता है, एक रीजनल और इंटरनेशनल पीस की जब बात होती है, उसी पे बात होनी चाहिए और उसी पे मुझे लगता होगी। जहां तक सवाल है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, आप चाहे यूएई की बात करें चाहे सऊदी अरब की बात करें, तो मैं आपको बताऊं जो ग्लोबल कॉल था फॉर डी एस्केलेशन, उस पर इन तमाम कंट्रीज ने खुल के ये बात कही है कि किसी भी तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम किया जाए। और यहाँ का जो मामला है इस इलाके का, ये अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये अभी इनका विजन है। अगर आप सऊदी अरब की मैं बात करूं तो 2030 जो विजन है, यहाँ की जो शानदार लीडरशिप है, ये बस ये चाहती कि पीस हो, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी मामला नहीं आए जिससे कि ये तमाम जो अभी ब्लॉक्स बन रहे हैं, तमाम जो हालात खराब हो रहे हैं, वो और खराब से खराब होती चली जाए। तो मुझे लगता है ओआईसी की जो मीटिंग हो, चाहे उसमें लॉबिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो अभी एक इंसानियत का जो पहलू होता है, वक्त की जो जरूरत होती है और जो यहाँ की जो एक विजन है, उसको देखते हुए इस पूरे इलाके की, पूरे मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं ये समझ रहा हूँ, अगर इसको एनालाइज करूँ तो कोई भी नहीं चाहेगा। मिस्टर दाऊदी, मौजूदा तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब इजराइल अटैक कर रहा है वापस, उसके बावजूद आप मानते हैं कि इस तरह का रुख रहेगा? देखें, अगर आप इजराइल के वापस अटैक करने के बाद देख रहे हैं रुख रहने की, तो स्ट्रेटजीज तो बदलती रहती हैं, लेकिन इसका मामला देखें, ये जो अभी हुआ है बहुत गलत हुआ, मैं तो कंडेम कर रहा हूं। लेकिन जब लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, जब आप 100 साल पीछे जाते हैं, तो देखते हैं ये तमाम चीजें ऐसी चलती रहेंगी क्या? तो दुनिया की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखें, यूएन के अंदर भी देखें कि अभी एक मीटिंग हुई थी, 15 मेंबर्स को वहां पे बुला के यूएस ने कोशिश करी कि किसी भी तरीके से कॉन्सेंसस हो, एग्रीमेंट हो, लेकिन और खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, वो ये है कि हमास के हमले में 9 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया है। गाजा पट्टी पर लगातार अब हमले हो रहे हैं। हमास के हमले में 9 अमेरिकी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। सुशांत सरीन जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक जनसमाज में आपसे रिएक्शन चाह रही थी। आपने कहा ईरान का हाथ आपको दिखता है, ईरान का ब्लूप्रिंट आपको क्यों दिख रहा है? हमास के हमले में ईरान का ब्लूप्रिंट कैसे दिख रहा है? देखो अंजना, ये सच्चाई है कि हमास के पास इतनी काबिलियत नहीं है अकेले वो कुछ कर सकता, उसको मदद चाहिए। पहले भी ईरान बहुत मदद करता रहा है, ईरान हमास को नहीं, हिजबुल्लाह को भी मदद करता है। और ये सच्चाई है कि एक ईरान ने, देखो उसके पास काबिलियत और क्षमता है कि उसने एक प्रकार तो सबसे अच्छा ड्रोन बना, शाही ड्रोन बना। ये अलग बात है, आज तक वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाया, उसकी वजह भी इजराइली है। मगर क्योंकि इजराइल उस
उसके जो स्टेज पे पहुंचने नहीं देता, उससे पहले हमला कर देता है। मगर ये सच्चाई है कि जो अब टर्निंग इफेक्ट होगा पूरे मिडिल ईस्ट में, वो देखने लायक होगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन बदलेगी, जिस तरीके से पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी होंगी, सिविलियंस की कैजुअलिटी होगी, उससे क्या ये रुख वैसा ही रहेगा जो अभी तक है। क्योंकि अभी रिप्रोचमेंट हो रही थी सऊदी, यूएई और इजराइल के रिलेशन, ओमान के रिलेशन, एक सारा का सारा जो एक प्रकार से ऐसा लग रहा था शांति का माहौल आ जाएगा, भारत से लेके मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात थी। मगर जिस प्रकार से ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, वो कहते हैं ना इजराइल के ये एक 9/11 है, तो अब आर पार की लड़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी तक वो सॉफ्ट थे, अब उनको पता है कि ऐसा कभी आगे भी हो सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि अब इजराइल कहीं रुकने वाला है बीच में। उसका क्या होगा, कितना होगा, ये समय बताएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी अभी नॉर्थ से हमले स्टार्ट कर दिए हैं और दोनों तरफ कैजुअलिटी हुई है, और कैजुअलिटी जो इजराइल की हुई है और बाकी जो इंटरनेशनल कैजुअलिटी हुई है वो इतनी ज्यादा है कि अब इजराइल को आर पार की लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। और इसका इंपैक्ट अब क्या होगा मिडिल ईस्ट में, इसका अभी समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हाँ, वो इजराइल के साथ खड़ी है, और भारत का रुख है वो बड़ा बैलेंस है। भारत ने कहीं ये नहीं बोला पैलेस्टाइन, भारत ने बोला जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो हमला किया है, आतंकी संगठन उनकी करतूतों के खिलाफ करते हैं, ठीक है, उनकी कोई शक नहीं है। भारत पैलेस्टाइन कॉज के साथ शुरू से खड़ा है। मगर सुशांत जी, आपके पास आते हुए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बी बेंजामिन नेतन्याहू टुडे, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज आज है? क्योंकि जिस सिचुएशन में वो घिर गए हैं, अपने देश के अंदर 800 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। अभी खबर आई 9 अमेरिकी भी उसमें है। अभी भी हमास आतंकी हमले इस तरह के कर रहा है, हिजबुल्लाह का फ्रंट खुलना, दूसरी तरफ अब वो अटैक्स कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप पर, और जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं हमास के ठिकानों पर ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि और भी लोग उसमें मारे जाएं। फिर वो गिरेंगे कई मुल्कों में जो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती इस आदमी के लिए इस वक्त? मेकल, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एक तरफ तो उनके लिए अपनी जो डोमेस्टिक राजनीति है उसकी चुनौती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, और उस फेलियर का जो घड़ा जब फूटेगा तो वो नेतन्याहू के सर पे ही फूटेगा, ये तो लाजमी है। और ये कभी ना कभी तो होगा, जब ये जंग थोड़ी बहुत सेटल डाउन होगी तो उसके बाद लोग बहुत सवाल जवाब करेंगे इस पर। तो एक तो वो उनके लिए चैलेंज है। दूसरा चैलेंज मेरी नजर में जो बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, ये अब इजराइल की सर्वाइवल की लड़ाई हो गई है। ये सिर्फ बात सिर्फ अब ये भाई आप बदला लेने की बात नहीं है। जो दूसरा आदमी कर रहा है वो भी कुछ सोच समझ के ही कर रहा है ना, वो ऐसे पागल तो नहीं आके कर रहा ना, उसने भी बड़ी तैयारियां की हैं। शायद जैसे जनरल साहब कह रहे थे 5 साल नहीं तो कम से कम कुछ महीने तो उन्होंने इसमें बहुत तैयारियां की है, शायद चंद साल भी की हो, क्योंकि आप 5000 10,000 रॉकेट जो आपने दागे हैं, और ये केवल हमास वालों ने दागे हैं। अभी हिजबुल्लाह के पास और 10 से 15,000 रॉकेट्स का आर्सेनल है। तो अगर ये तैयारी आप ओवरनाइट तो नहीं कर सकते, आप 1-2 महीने में तो नहीं कर सकते, ये कई वर्षों से शायद चल रही होगी। तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी कि अगर आप अंदर घुसते हैं तो फिर आप इसको टैकल कैसे करेंगे। भाई 20 लाख की पॉपुलेशन है गाजा की, उसमें आप कहां पर उस पर कंट्रोल रखेंगे, आप कितने वहां पर सोल्जर्स देंगे, आप क्या घर से घर पे लड़ाई करेंगे, क्या आप सब कुछ मसमार कर देंगे, तो फिर लोग कहां जाएंगे। और फिर अगर एक हाहाकार हुआ और दुनिया भर में एक प्रेशर बना, आपका वेस्टर्न मीडिया तो आपने देख लिया, जिसको मैं ट्रू गोदी मीडिया बोलता हूं, जो बिल्कुल ही ये जो कट्टरपंथी और जो आतंकी गुट हैं, ये गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये तो इनके साथ मिले हुए हैं बिल्कुल। ये जितने इनके न्यूज चैनल CNN टाइप के हैं, ये तो इनके साथ मिले हुए हैं आतंकियों के साथ। ये उनकी भाषा बोलते हैं, BBC टाइप के लोग। इनकी सरकारें जो मर्जी बोलते हैं ना, ये तो वो भाषा बोल रहे हैं। तो फिर वो जब हाहाकार मचेगा, फिर क्या होगा, फिर कितना दबाव आएगा इजराइल के ऊपर। सऊदी अरेबिया की बात की, देखिए सऊदी अरेबिया में ये भी नजरअंदाज मत करिए कि सऊदी अरेबिया और जो बाकी अरब देश हैं वो ये मानते हैं कि ये उनके लिए एक ट्रैप भी है, कि अगर वो अब भी इजराइल के साथ ज्यादा अपने रिश्ते तोड़ देते हैं तो जितनी उपलब्धि हुई है कूटनीतिक लेवल पर वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन यूएई का आप रवैया देखिए, यूएई ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो बिल्कुल ओपनली आके उन्होंने कंडेम किया है। कतर टोटली, हम सब ईरान को तो दोष दे रहे हैं,
कतर पे सबने चुप्पी बांधी हुई है। क्यों? कतर ने जितना पैसा और जितना समर्थन और अल जजीरा का जो दुरुपयोग कर करके इनको जो समर्थन दिया है ये सारे आतंकी गुटों को, सिर्फ हमास को नहीं बाकी सबको भी, जितना कतर ने उनको टाइम दिया है और अल कायदा हो या ये सब हो, तो वो तो किसी और ने नहीं दिया। ईरान के ऊपर तो आप बड़ा आराम से आप निशाना साध लीजिए, और ईरान की गलतियां भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान पाक साफ है, लेकिन कतर कैसे भाई पाक साफ निकल रहा है इसमें से? और कतर अमेरिका का इतिहादी है, उनके साथ उनका अलायंस है, तो ये गड़बड़ भी है सब कुछ एक जगह पे। और अब प्रॉब्लम ये होगी साथ में तुर्की बहुत लोग ये मानते हैं कि बहुत सारा जो ये असला आया है ये टर्की से आया है। टर्की नेटो का भी मेंबर है, टर्की इनके साथ बड़े अच्छे, इजराइल के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते बना के रखे हुए हैं। तो ये जो अरब देश हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये आगे चल के निकलने वाला है कि इसको ये कैसे, एक माइनफील्ड है ये, भारत के लिए भी एक माइनफील्ड है कूटनीतिक लेवल पर, कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा रवैया लिया है कि उन्होंने कोई मिक्स नहीं किया जैसे बाकी लोग कर रहे हैं कि हाँ जी ये जो इजराइलियों का कत्लेआम हुआ है ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन फिलिस्तीन, अभी लेकिन का टाइम ही नहीं है। अभी टाइम ये है कि जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया, जिन्होंने ये कत्लो गारत की, जिन्होंने ये बर्बरता की, उनकी निशानदेही की जाए, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। जो बाकी राजनीतिक चीजें हैं वो बाद में, आप उस पर विवाद हो सकता है, उसमें बातचीत हो सकती है, उसमें सलाह मशवरा हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है, अभी नहीं करना। और मेरे ख्याल भारत ने जो रवैया अडॉप्ट किया है कि वो धूल मूल वाला नहीं, ये भी और वो भी, ये नहीं किया हमने सीधी साफ बात की है कि ये आतंकी हमला है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है जनरल दयाल, आपके पास आते हुए, ठीक है जनरल दयाल, आप किस तरह से देख रहे हैं अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि मैं हमास के ठिकानों को मलबे में बदल दूंगा, गाजा पट्टी में लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, क्या हमास को का अंत कर देना और इस तरह से उसको पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देना मुमकिन है? देखिए, कुछ शब्दों में कहो तो मैं एकदम स्पष्ट बोलूंगा, देखो इतना बड़ा मुमकिन नहीं है। ऐसे 2.5 मिलियन लोगों को खत्म कर देना। आप गाजा स्ट्रिप की कंस्टिट्यूएंट देखो, कितना थिकली पॉपुलेटेड है, कितना थिकली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत कोलेटरल डैमेजेस होंगे, बहुत सिविलियंस की मौत होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या उसके पास इतनी मैन पावर है? एक्चुअल में वो अभी एयरफोर्स यूज करेगा, ड्रोन यूज करेगा, यूएवी यूज करेगा, कोवर्ट ऑपरेशंस करेगा और इनको एलिमिनेट करेगा जहां जहां उसके इंटरेस्ट हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखो, जितने 100-200 आदमी जो कैप्टिव्स हैं वो भी तो हमास के कब्जे में हैं, तो वो भी तो इसको भी तो एक ऐसे कार्ड यूज करेगा। पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते ग्लोब के मतलब नक्शे से, और पूरी पॉपुलेशन सरेंडर नहीं हो सकती। इस तरह से इतनी बड़ी उसके पास फुट मैन ऑन ग्राउंड पे इतने सोल्जर्स नहीं है कि वो इस तरह से एलिमिनेट करे। एक स्टेज आएगी जब वो कंप्लीट इंटिमिडेट करेगा और कहीं ना कहीं दुनिया इसको समझौते की तरफ लेके जाएगी, रिकॉन्सिलेशन की, रीअप्रोचमेंट की, और शायद वही हमास चाहता है। हमास चाहता है कि किसी तरह से यह मुद्दा दुनिया की नजरों में आए और इजराइल और अरब वर्ल्ड जिस तरह से दोस्त कर रहे हैं, पहले इजराइल हमारे मुद्दे को सुलझाए, और इसके लिए उन्होंने लंबी प्लानिंग की है। मैं मानता हूं ये कोई लड़ाई रिवेंज की नहीं है, ये लड़ाई उनकी भी अस्तित्व की है, इजराइल के भी अस्तित्व की है, उनके भी अस्तित्व की है। गाजा स्ट्रिप में आप सबको एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक स्टेज ऐसी आएगी, मेरा मानना यह है कि जब ये जितने कैप्टिव्स हैं, जितने उन्होंने होस्टेजेस लिए, ये एक मैं समझता हूं एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक बातचीत का हल निकालने की दुनिया कोशिश करेगी, वरना ये लड़ाई चल सकती है। नेतन्याहू कुछ भी बोले, उनके यहां भी डिसेंशन है, क्योंकि जो आज के दिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज मैं कुछ अपने इजरायली फ्रेंड से इजराइल में बात कर रहा था, आज के दिन वो कोई सवाल नहीं उठाएंगे, पूरा मुल्क एक है, पूरा नेतन्याहू के साथ है, लेकिन उनको भी बहुत शॉक में है लोग बाग। मैंने पहली बार ऐसे उनको साइकोलॉजिकली स्केर्ड देखा, फियर्ड देखा है कि भी हमारे अस्तित्व को खतरा है। लड़ाई होगी, लंबी चलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मैप से गाजा स्ट्रिप को आप नहीं हटा सकते, आप वेस्ट बैंक को नहीं हटा सकते, आपको कहीं ना कहीं दुनिया को इंटरफेयर करके इस मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा। सुलझाना नहीं तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट। जनरल सिवाज
अब इजराइल को अटैक करना है, काउंटर अटैक करना है, और इसके अंदर जो हमास के एक प्रकार डिफेंसेज हैं वो टनल डिफेंसेज है और वो बिल्टअप एरिया में है। उन्होंने जानबूझ के बनाया और इसमें कोलेटरल डैमेज होगा। जितना कोलेटरल डैमेज होगा मुझे लगता है हमास को एक सिंपैथी मिलेगी, और यही कहीं ना कहीं उसने जानबूझ के इजराइल को प्रवोक किया है कि कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन इशू एक तो आए मेन पे, और ये जो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे थे इजराइल के सऊदी से, यूएई से, ओमान से, इसमें थोड़ा बहुत खटास आए, क्योंकि अभी तक तो मुस्लिम वर्ल्ड साथ में न्यूट्रल भी है काफी हद तक, एक्सेप्ट टर्की, ईरान और कतार जैसे देश देख के, मगर अब धीरे धीरे इनका रुख चेंज हो सकता अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है। हाँ। और बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी होती है, कोलेटरल डैमेज होता है, और यही एक डर है। मैं लौट रही हूं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आप एक तरह से जान पर खेलकर इसको कवर कर रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है, और जो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो गाजा में तमाम ठिकानों पर हमले कर रहे हैं हमास के, किस तरह से वो एक्शन आगे बढ़ रहा है? आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आप बताएं क्या कुछ इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं, और जैसे हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे थे, हमास ने अभी भी पूरी तरह से समर्पण नहीं किया है, वो भी अपने तरीके से गोरेला वॉर, कहीं रॉकेट्स के जरिए अपने अटैक को जारी ही रख रहे हैं। आशुतोष से भी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए ऐसी जगह पर एक तो उनसे कनेक्शन करना भी मुश्किल होता है, और तमाम जो बैटरीज उनकी हैं अपैरेटस को यूज करने के लिए, वो भी कई बार उसको रिचार्ज करना बड़ी चुनौती होती है। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए वो आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर बताते हुए कि अभी भी एक तरह से जबरदस्त आर पार की स्थिति बनी हुई है, और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल की तरफ से आर पार की इस लड़ाई में वो लगातार हमलावर और आक्रामक रुख अपनाते हुए गाजा पट्टी में कई हमास के आतंकियों पर हमले जारी रख रहे हैं।